अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम आईएमएम के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आईएमएम में और जो पूछा जाता है उसमें आपके पास एक तो आपको इसमें ये बताना चाहिए कि कौन सी फॉरेन बॉडीज़ जो हैं तो इनर्ट है, कौन सी फॉरेन बॉडी टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक कौन सी है और मोस्ट रेटिनोटॉक्सिक कौन सी है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन से सवाल क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कौन सी को इन्वेस्टिगेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके पास में जो वैसे ही जो है तो एक जनरल आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी के केसेस हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर बात है। और उसमें जो है तो आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए उसकी। कौन सी हमने जो है तो इसको कौन सी फॉरेन बॉडी जो है तो कौन से इफेक्ट्स डालती है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है। ठीक है, और मोस्टली जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट बात है दो, वो आपके पास सिडरोसिस और कैलकोसिस है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी आपके पास जो है तो आपके पास कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का केस आता है। ठीक है, उसके में आपके पास जो है तो एक्सक्लूड करना होगा आपने कि इट कैन प्रेजेंट विद और विदाउट फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी आपके पास जो है तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के साथ आ सकती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है तो जाहिर बात है अगर आई के अंदर जो है तो कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है इंट्राओक्युलर है तो ये आपके पास एंटीरियर सेगमेंट में भी हो सकती है, इसके अलावा पोस्टीरियर सेगमेंट में भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो है आपके पास मैकेनिकल इफेक्ट्स भी डाल सकती है और जाहिर बात है एक बाहर से गई हुई चीज़ है तो आपके पास इन्फेक्शन भी आई में कॉज कर सकती है। सो आपके पास जो है तो ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए कि मैकेनिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके अपने इन्फेक्शस जो है तो कौन क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से आपने इसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो आपके पास जो है तो मैकेनिकल तो और दूसरी बात इंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट में हो सकती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन पे, फॉरेन बॉडी की टाइप पे इसकी मैनेजमेंट डिपेंड करती है आगे। ठीक है, तो अपने जो है तो जो आपके पास फॉरेन बॉडी है, ठीक है, इंट्राओक्युलर वो मैकेनिकल इफेक्ट्स आ सकती है जिसमें आपके पास कैटरेक्ट आ जाता है, विट्रेस इन्फेक्शन आ जाती है। जाहिर बात है रेटिना की अगर वहाँ पर है तो रेटिनल ब्रेक्स तो रेटिनल हेमरेजेस आ सकते हैं। और आपके पास जो स्टोन्स हैं, ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडीज़ हैं, इनमें हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन होता है। ठीक है, स्टोन्स एंड ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडीज़ में। तो इसमें आपने जो है तो इंट्रावेट्रल जो है तो प्रोफिलैक्सिस देनी है, जनरली रिकमेंडेड होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इनर्ट, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपने जो है तो याद रखना जो है कि इनर्ट फॉरेन बॉडीज़ कौन कौन सी है, तो ग्लास, प्लास्टिक, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपके पास इनर्ट है। ग्लास, प्लास्टिक, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, इनर्ट है आपके पास ये फॉरेन बॉडीज। जबकि आपके पास आयरन एंड कॉपर जो है आपके पास जब ये आई में जाती है इनकी डिसोसिएशन होती है और टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कॉपर मोस्ट टॉक्सिक है आपके पास, कॉपर कॉपर के सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, एक्यूटली जो है इसके इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, डैमेज प्रोड्यूस होता है। जबकि जो आपके पास आयरन है, ठीक है, वो भी टॉक्सिक है लेकिन उसकी थोड़े से स्लोली प्रोग्रेशन होती है, इफेक्ट्स उसके स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, बाकी अगर रेटिनोटॉक्सिक का पूछा जाए तो रेटिनोटॉक्सिक पर आयरन ज़्यादा है। ठीक है, रेटिनोटॉक्सिक कॉपर से ज़्यादा जो है वो आयरन है। ठीक है, आयरन इज़ मोर रेटिनोटॉक्सिक देन कॉपर। लेकिन ओवरऑल अगर हम टॉक्सिक की बात करते हैं तो फिर कॉपर जो है तो वो मोस्ट टॉक्सिक है, एक्यूट और डैमेज, सेवियर डैमेज कॉज करता है आई में। ठीक है, तो आपके पास जो है तो जब भी आ जाता है इसका पेशेंट आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का आ सकता है तो आपने क्लियर जो है तो केयरफुल हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, और या अपने जो है तो उसकी ओरिजिन हो गया, उसकी जो है तो नेचर ऑफ द फॉरेन मटेरियल आपने देख लेना है कि क्या था। ठीक है, और कैसे हुआ है। और आपने जो है तो सारी जो है तो हिस्ट्री ले लेनी है। ठीक है, प्रॉपर एग्जामिनेशन पे आपने जो है तो देख लेना है, जो मेन फोकस आपका होगा कि एंट्री और एग्जिट वॉन्ड कौन सा है। ठीक है, वो आपने देख लेना है। बाकी और इर्द गिर्द के डैमेजेस एंटीरियर चैम्बर के, ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट के, सॉरी, जो है तो आपने देख लेने हैं वो सारे जो दूसरे डैमेज होंगे, लेड लेसरेशन हो गई है आपके पास, और इसके अलावा दूसरी जारी बात है कॉर्नियल परफोरेशन हो सकती हैं। तो एसोसिएटेड जो आपके पास एंटीरियर सेगमेंट के डैमेज है वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, और एंट्री वुंड के लिए जो है तो आपने टॉपिकल जो फ्लोरेसिन है वो आपके पास हेल्पफुल है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एंट्री वुंड। ठीक है, और आपने बाकी जो एग्जामिनेशन में जो अपने अटेंशन पे करनी है वो एंट्री एंड एग्जिट वुंड को आपने देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तो आपने फिर लोकेशन देख लेनी है। इसके अलावा आपने जो है तो गोनियोस्कोपी और फंडास्कोपी भी आपने कंसिडर करनी है। ठीक है, प्रेशर वगैरह आपने देख लेना है। इन्वेस्टिगेशंस में जब हम जाते हैं तो आपके पास इनिशियली जो आपके पास जब है, अब जाहिर बात है कि हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने उसके एक्सरे कराने होते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक्सरे के लिए
तो आपने एक्सरे ऑर्बिट करवा लिया है, ठीक है। आपने जो है तो बी स्कैन कर लिया। इसके अलावा जो है तो आप जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन आती है उसमें हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है। तो जो आपके पास अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आईएमएम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, वो है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मेटालिक फॉरेन बॉडी, ठीक है। आपके पास अगर मेटालिक फॉरेन बॉडी है, आपने याद रखना है कि आपने एमआरआई नहीं करवाना उसमें। एमआरआई में एमआरआई जो है वो मेटालिक फॉरेन बॉडी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जबकि सीटी स्कैन जो है तो वो सुपीरियर है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मेटालिक फॉरेन बॉडी है तो आपने एक्सियल कोरोनल कट्स जो है तो सीटी जो है तो यूज़ होगा डिटेक्ट करने के लिए और लोकलाइज करने के लिए। जो आपके पास बेस्ट है मेटालिक फॉरेन बॉडी में वो आपके पास सीटी है, ठीक है। बाकी अब जो है तो और ये सुपीरियर है, जो एक्सरे हैं या बी स्कैन है उसके लिए सुपीरियर है आपके से आपके पास वो सीटी है। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है मेटालिक फॉरेन बॉडी के लिए वो आपके पास एमआरआई है, ठीक है। तो एमआरआई अगर फॉर मेटालिक में आपने नहीं करवाना, ठीक है। तो आपके पास ये इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में आप जाते हैं, तो ट्रीटमेंट आपने अगर मैनेजमेंट किस तरह करनी है आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर जो है तो पेशेंट एक्यूटली आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, विद इन 24 to 48 आवर्स आप उसकी फॉरेन बॉडी को जो है तो रिमूव, ठीक है। आपके पास इंडिकेशन है कुछ जो अगर इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी इज प्रेजेंट, तब आपने क्या करना है कि रिमूवल करनी है। इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी इज इंडिकेटेड इफ इंजरी इज एक्यूट, फॉर एग्जांपल विद इन 24 to 48 आवर्स, ठीक है। और अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेन बॉडी के साथ, 7 डेज गुजर चुके हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने रिमूवल करना होगा किस केसेस में, इन केसेस में आपने रिमूवल करना है अगर आपके पास एंडोफ्थल्माइटिस प्रेजेंट है, अगर आपके पास जो है तो टॉक्सिक फॉरेन बॉडीज हैं जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉपर है और आयरन है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडीज है, अगर आपके पास एसोसिएटेड विट्रेस हैमरेज या रेटिनल इम्पैक्ट है रेटिना पे, ठीक है। और फिर आपने जो है तो सेकेंडरी सर्जरीज आरडी हुई हुई है तो वो भी आपने कंसिडर करनी होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास ये कंडीशंस नहीं है, पेशेंट लेट प्रेजेंट कर रहा है आफ्टर 7 डेज, इनर्ट फॉरेन बॉडीज है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एंडोफ्थल्माइटिस नहीं है, टॉक्सिक फॉरेन बॉडीज नहीं है, तो यू कैन लीव, ठीक है। आप उसे जो है तो छोड़ सकते हैं इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी को, ठीक है। और एसोसिएटेड कोई रेटिनल डैमेज नहीं है तो आप छोड़ दें, ठीक है। बाकी अगर एक्यूटली प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप रिमूव कर दें। ठीक है। तो आपके पास जो है तो अगर फॉर एग्जांपल फेरस आयरन बॉडी है आपके पास, तो आपने जो है तो मैग्नेटिक रिमूवल उसका किया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्लोराटमी क्रिएट कर लेंगे और वहाँ पर जो है तो नियर जो है तो फॉरेन बॉडी के जो है तो अपने मैग्नेट रखना है, और वहाँ जो है तो अपने मैग्नेटिक रिमूवल कर लेना है। उसके बाद क्रायोट थेरेपी करेंगे टू द रेटिनल ब्रेक, ठीक है। इसके अलावा जो है तो आपके पास जो है तो पोस्टीरियर सेगमेंट में है तो अपने पार्ट्स प्लानोमेट्रेक्टमी कर लेनी है, ठीक है। और आपके पास अगर जो है तो ये नॉन मैग्नेटिक है तो यू कैन रिमूव इट विद अ फॉरसेप, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रोफाइलैक्सिस देनी है अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अब दो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गई है, वो हमारे पास सिडरोसिस एल्केलिकोसिस आ जाता है जो टॉक्सिक है, ठीक है। तो सिडरोसिस आपके पास है तो ये आयरन की वजह से होती है, ठीक है। फेरस आयरन बॉडी जो है तो जब भी आपके पास जो है तो जाती है आई में, ठीक है, तो आपके पास ये डिसोसिएशन कॉज कर लेती है। और डिसोसिएशन हो जाती है इसकी, और उसके साथ जब डिसोसिएशन होती है तो उसके बाद आपके पास जो है तो ये इसकी डिपोजिशन होती है डिफरेंट जो है तो स्ट्रक्चर उसमें आई के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। उसमें आपके पास जो आयरन की वजह से जो जहाँ पर आयरन की डिपोजिशन हो रही है, आयरन की वजह से जो स्ट्रक्चर फैक्टर है वो एपिथेलियम है, ठीक है। और एपिथेलियम जो है तो आपके पास कौन कौन सा फिर आ जाएगा, लेंस एपिथेलियम है, आयरस है, सिलियरी बॉडी एपिथेलियम है और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, ठीक है। तो ये वहाँ पर अपने टॉक्सिक डिपोजिशन होती है, टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज करती हैं, ठीक है। तो जो सेलुलर एंजाइम सिस्टम है, ठीक है, उस पर ये इफेक्ट डालेगी और जो है तो आपके पास क्या करेगी, ये सेल डेथ कॉज करती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है तो जब आपके पास जब हम देखते हैं इसके साइंस को देखेंगे तो इसके में जो हमें मिलेगा एग्जामिनेशन पे, हमें एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट मिल सकता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आयरन डिपॉजिट्स ऑन द एंटीरियर। जब ये आयरस पे लेंस पे डिपॉजिट करेगी एंटीरियर कैप्सूल पे तो एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट करेगी। और